नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं सोमा बुआ किस प्रकार से तैयारी करके विवाह में जाती है। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी। मनु भंडारी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती है, जिन्होंने अपने लेखन संसार में एक कहानी अकेली शामिल की थी। और यहाँ पर ये मन्नू भंडारी है, मुन्नी भंडारी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लेखन संसार में एक कहानी और शामिल की थी, और वो कौन सी थी? अकेली। अकेली किसकी कहानी है? सोमा बुआ की कहानी है। और सोमा बुआ कहाँ पर थी? कल अपन सोमा बुआ के साथ छत पर थे। सोमा बुआ छत पर राउंड लगा रही थी, इधर उधर इधर उधर। हालांकि राधा जब पूछती है, गई नहीं बुआ? अभी कौन सी, अभी टाइम क्या हुआ है? 3 बजे हैं। और ये 3 ही बजे और यूं लग रहा है जैसे शाम होने वाली है। तो अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, 4 बजे तक जाऊंगी, क्योंकि मुहूर्त कितने बजे का है? मुहूर्त 5 बजे का। 5 बजे का मुहूर्त है तो 4 बजे तक जाऊंगी। इतना ही बुलावा होता है समधियों के यहाँ पर सोमा बुआ से राधा ज्यादा कुछ नहीं पूछती, क्योंकि सोमा बुआ यहाँ पर और अधिक दुखी हो सकती थी। राधा सोमा बुआ की हालत को देखकर, सोमा बुआ की जिस प्रकार से इंतजार कर रही थी, उन परिस्थितियों को देखकर मन ही मन राधा भी उदास होती है, परंतु वहां पर कुछ कहती नहीं है। यहाँ पर राधा सोमा बुआ की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहती, आशाओं को नहीं तोड़ना चाहती, और इस तरीके से वो वहां से चली जाती है। सोमा बुआ छत पर इधर उधर टहल रही है, और पीछे साड़ी अभी तक मांड लगी हुई या मांड दी हुई अभी तक टंगी हुई है, सूख रही है। सोमा बुआ चक्कर लगा रही है। सोमा बुआ ने सारी तैयारी कर ली है, परंतु बुलावा अभी तक नहीं आया है। और सोमा बुआ की नजरें उसी गली के नुक्कड़ पर है, उसी ओर है जहां से कोई बुलावा आने की उम्मीद थी। और सन्यासी जी महाराज सोमा बुआ को काफी बार आगाह कर चुके थे कि बिना बुलाए नहीं जाना। तो सोमा बुआ, सन्यासी जी महाराज आए हुए हैं, तब तो किसी भी हालात में बिना बुलाए तो जा नहीं सकती। और बुलावा अभी तक नहीं आया, परंतु 5 बजे का मुहूर्त है। तो यहाँ पर सोमा बुआ इंतजार करती रहती है। राधा भी अंदर चली जाती है और अंदर काम में लग जाती है। सर्दी का मौसम है, ये अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। और सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाते हैं। और ये भी अपन देखते हैं कि भी दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, तो दिन जल्दी खत्म हो जाता है, फिर लंबी रातें चलती हैं। तो अब सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में लगभग 6-6:15 बजे के लगभग दिन ढल जाता है। और 7 बजे तक तो लगभग यूं थोड़ा थोड़ा अंधेरा मतलब धुआं सा छा जाता है, धुंधलका सा हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल घना अंधेरा हो जाए, घना अंधेरा भी नहीं होता, परंतु फिर भी धुंधलका या प्रकृति की जो धुंधलका है, प्रकृति का जो धुंधलापन है, वो पूरी पृथ्वी को घेर लेता है। तो ये स्थिति ऐसी होती है कि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो लगभग 7 बजे का समय था। 7 बजे का समय था। राधा अंदर से बाहर निकली तो दीवार के सहारे उसे एक मूर्ति सी खड़ी हुई नजर आई। दीवार का ऐसे सहारा लगाया, खड़े खड़े ये मूर्ति धीरे धीरे नीचे बैठ गई थी। राधा ने जैसे ही देखा, हृदय में दुख उमड़ा, और फिर गई। जाकर देखा तो बुआ वहीं पर बैठी हुई, उसी प्रकार से उसी गली के नुक्कड़ की ओर नजरें टिकाए और वहीं पर बैठी हुई थी।
राधा ने बुआ को झकझोरते हुए हिलाते हुए से कहा, बुआ उठ तो। अब राधा यहाँ पर ये नहीं पूछती कि बुलावा नहीं आया, या तू जाएगी नहीं क्या, या तू कितने बजे जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ यूं कहती है कि बुआ उठ। क्या कर रही है, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ेगी क्या, खड़ी हो। और आज खाना वाना नहीं बनाना क्या, 7 बजा जाते हैं, 7 बजने को आ गए। और सोमा बुआ जैसे मतलब कहीं खोई हुई थी, जल्दी से यूं खड़ी होती है और यूं कहती है कि 7 बज गए। फिर मन ही मन बड़बड़ाती है, 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। यानी आज भी सोमा बुआ को वहां से बुलावा नहीं आता। लोगों को आदत हो जाती है कि हाँ वो तो बिना बुलाए आ जाएगी, है ना, तो काम भी करेगी, कुछ दे के भी जाएगी। तो ये होता है समाज। जितना आप सरल रहोगे उतना ही समाज आपको पैरों में ले आएगा। तो ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, तो इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि समाज आपका सम्मान ही नहीं करे, समाज आपकी इज्जत ही नहीं करे। और बिना बुलाए तो किसी के घर पर जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारे साहित्य में भी वर्णन किया गया है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि बिना बुलाए यदि कोई किसी के घर पर जाता है तो उसका सम्मान, उसकी इज्जत नहीं होती। यहाँ पर बुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। गांव के सब लोग बुआ का सम्मान नहीं करते और बुआ से काम करवाते हैं। बुआ चली जाती है तो उसके साथ मीठे बोल भी बोल लेते हैं, परंतु बुआ के प्रति, जो बुआ काम करती है उसके प्रति उनके हृदय में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है। बुआ अंदर ही अंदर बड़बड़ाती है और बड़बड़ाकर और फिर खड़ी होती है और कहती है कि खाना, कौन सा खाना बनाना और कौन सा खाना, 2 ही तो लोगों का खाना बनाना है, अब जाकर बना लूंगी। और फिर बुआ खड़ी होती है, खड़ी होकर और पीछे जो साड़ी अभी तक सूख रही थी उसको धीरे से उतारती है, उतारकर सीढ़ियों से नीचे चली जाती है और फिर अंदर जाकर साड़ी को अच्छे से तह करती है। तह का मतलब होता है समेटती है। साड़ी को अच्छे से समेटती है और जो भी उसने सामान सजाया था थाली में, बतासे, नारियल, साड़ी, सिंदूरदानी, जो भी चीजें उसने सजाई थी उन सभी को भी वो ले जाकर और उसी नीचे बक्से में रख देती है। वहीं पर अच्छे से तह की हुई साड़ी को रखती है और फिर अनमने से भाव से, अनमने से का मतलब होता है उदासीन भाव से, न अब यहाँ पर ये पता नहीं लग रहा बुआ को कि बुआ खुश है या दुखी है। बुआ के हृदय में किसी प्रकार का कोई विचार ही नहीं है। बुआ कुछ समझ ही नहीं पा रही क्या हो गया और कैसे हो गया। और फिर अनमने ढंग से जाकर बैठकर सिगड़ी जलाने लगती है। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर इसी के साथ मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी पूरी होती है, इन्हीं शब्दों के साथ कि अनमने भाव से बुआ बैठकर सिगड़ी जलाने लगती है भोजन बनाने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। दूसरी, समाज बड़ा ही निर्मम है, किसी के प्रति ममता नहीं रखता। इतना निर्मम समाज कैसे हो सकता है? कहते हैं कि समाज जब है तो व्यक्ति अकेला नहीं होता, ये बताया जाता है। और कहते हैं चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे हिंदी हो, सभी विषयों में यूं बताया जाता है कि या सभी सामाजिक लोगों द्वारा भी ये बताया जाता है कि यदि कोई मनुष्य अकेला रहता है तो वह या तो देवता है या जंगली जानवर। मनुष्य समाज में ही रहेगा, समाज के साथ ही रह सकता है, ऐसे वो जी नहीं सकता। बुआ यहाँ पर क्या है? समाज के साथ है या अकेले? इतना निर्मम संसार कैसे हो सकता है कि किसी समाज में ही रहने वाले एक परिवार को इतना अकेला छोड़ दे? और यहाँ पर ये भी सुनने में आता है कि बड़े लोगों की यहाँ विवाह है तो सबको दावत दी जा रही है, सबको बुलावा है, गांव भर से लोगों को बुलाया जा रहा है। और बुआ जो संबंधी है
वो उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पहली बात तो बुआ का कोई है नहीं, दूसरी बात बुआ गरीब है, और तीसरी बात बुआ के प्रति किसी की कोई ममता या कोई सम्मान नहीं है। अब लोग इस प्रकार से उसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा अकेला होता है उसको ज्यादा समय दिया जाना चाहिए, उसके प्रति ज्यादा कार्य व्यवहार रखा जाना चाहिए, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हो। तो कहाँ मतलब है, कहाँ औचित्य है ऐसे समाज का जिसमें रहकर भी व्यक्ति अकेला रहे? और कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा हंसता है अंदर से वो इतना ही अकेला होता है, उतना ही अकेला होता है। बुआ बाहर हंसती है, खिलखिलाती है, सभी के काम भी करती है, सभी के उत्सव त्योहारों में भी साथ बैठती है, परंतु बुआ का कोई नहीं है। बुआ अंदर से बिल्कुल अकेली है। ये है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने अकेली कहानी में सोमा बुआ का चित्रण किया है। यदि अपन शुरू से लेकर अंत तक की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले लेखिका ने सोमा बुआ के बारे में बताया कि सोमा बुआ परित्यक्ता है और बुढ़िया है, और इसके साथ साथ वो बहुत अकेली है। एक बेटा था, हरखू नाम है उस बेटे का, वो चला गया। उसके बाद पति सन्यासी हो गए, उन्होंने सब चीजों को त्याग दिया, वो हरिद्वार चले गए। ठीक है, पति कहाँ चले गए? हरिद्वार चले गए। 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, मात्र 1 महीने के लिए आते हैं। तो बुआ है वो ऐसे नहीं कि पति के आने की राह देखे, उनके लिए पलकें बिछाए। बुआ इंतजार करती है कि कब वो जाए। तो हमें इतना भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हमें, हाँ, यदि सन्यासी जी महाराज उनके पास बैठकर या बुआ के पति उनके पास बैठकर उनका कुछ दुख बांटने का प्रयास करते तो शायद सोमा बुआ को बाहर खुशी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु यही विडंबना है कि यहाँ पर ये इनके पति है वो भी अपने आप को अकेले कर चुके हैं। अकेले तो कर ही चुके, साथ साथ सोमा बुआ पर भी बंदिशें लगाते हैं। जब खुद ने संन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग दिया, तो बुआ पर कैसी बंदिशें? माना कि वो सही कहते हैं, पर बुआ जैसे तैसे अपनी जिंदगी, देखिए सिद्धांत समय व परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं। समय व परिस्थिति को देखकर लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि परिस्थितियों से मजबूर होकर चोरी करता है तो वहां पर उसके प्रति सहानुभूति रखी जाती है, उसके प्रति सद्भावना रखी जाती है। माना कि किसी के घर बिना बुलाए जाना गलत बात है, परंतु सोमा बुआ की परिस्थितियों को देखिए आप। काफी जगह ऐसा होता है कि ऊपर से गलत दिखने वाली चीजें जब हम हकीकत से रूबरू होते हैं तो सही बन जाती है। और यहाँ पर भी जब हम सोमा बुआ की हकीकत से रूबरू होते हैं तो इनका जो भी काम है वो हमें सही लगने लगता है, और हम यूं तक मानने लगते हैं कि सोमा बुआ के जीवन से सब कुछ सीख लेनी चाहिए। रोककर जिंदगी बसर करने से कहीं अधिक अच्छा है कि उसे हंसकर बिता लिया जाए। थोड़ी छोटी लगने लगती है, आसान हो जाती है। और सोमा बुआ भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रही है कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों, गांव के लोगों, उनके साथ बैठकर हंसती है, खिलखिलाती है। और यहाँ पर पहले अपन कहानी की विषय वस्तु की बात कर रहे थे, तो पहले किसकी बात हुई? पहले सोमा बुआ की परिस्थितियों का वर्णन किया गया। उसके बाद जो सन्यासी है यानी सोमा बुआ के जो पति है उनकी विशेषताओं का वर्णन इस कहानी में किया गया। पति की विशेषताएं कौन सी है कि वो 11 महीने वहां रहते, 1 महीने के लिए आते हैं और फिर सोमा बुआ पर बंदिशें लगाते हैं। सोमा बुआ को कहीं बिना बुलाए नहीं जाने के लिए कहते हैं। और इसी कहा सुनी में वो सोमा बुआ को कुछ ज्यादा भी अक्सर कहे जाते हैं, जिसको लेकर सोमा बुआ सिसकियां लेती रहती है, रोती रहती है।
और उसके बाद तीसरी अंतिम घटना कौन सी है? अंतिम घटना है देवर जी के ससुराल वालों के यहाँ विवाह होना। दोनों पक्ष अच्छे घर के हैं, पैसे वाले हैं, और देवर जी 25 वर्ष पहले चले गए, परंतु सोमा बुआ को आज भी उम्मीद है कि रिश्ते तो निभाएंगे ही। हालांकि सोमा बुआ ये भी कहती है कि रिश्ते निभाना मर्दों का काम होता है, परंतु मैं तो मर्द वाली भी होकर मैं मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूं, अर्थात मेरे साथ कौन रिश्ते निभाएंगे, कौन रिश्ते रखेंगे। तो इस तरीके से इस कहानी में अपनों ने बहुत सी चीजों को देखा और इसी के साथ यह कहानी पूर्ण होती है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।